चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी E and F are midpoint of the sides AB and CD respectively. The line segments AF and BF meet the line segments ED and EC at the points G and H respectively. Prove that number 1 triangle HEB congruent triangle FHC. Number 2 GEHF is a parallelogram. तो ये हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे E और F हमारा मिड पॉइंट है, तो F के साथ ये जो AF और BF ज्वाइन हो रहा है, इधर में CE और DE ज्वाइन हो रहा है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं G और H पॉइंट। अब प्रूफ क्या करना है ना, ये जो ट्राइंगल है HEB ये वाला जो ट्राइंगल है HEB ये वाला ट्राइंगल FHC ये वाला ट्राइंगल के साथ क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब इन दोनों ट्राइंगल का हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और ये जो इनसाइड में बन रहा है GEHF ये वाला हम लोगों को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी का थ्योरी से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए दिखाएंगे ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो ये दो थ्योरी की अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो पहले चले आते हैं कॉन्ग्रुएंसी वाला प्रूफ में। ले लेते हैं दोनों ट्राइंगल को। क्या है ना, इन ट्राइंगल HEB एंड ट्राइंगल FHC यहाँ पे BE इक्वल्स टू FC, BE इक्वल्स टू FC। बोले क्यों? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम था और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB और DC क्या था, इक्वल था। E और F उसके मिड पॉइंट्स थे, तो उस हिसाब से BE और CF भी क्या होता, अपने बीच इक्वल होता। तो वही बात बताया गया है BE इक्वल्स टू FC, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन बोल दिया गया है। एंगल EHB एंगल FHC, EHB FHC ये दो एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है एंगल HBE एंड एंगल HFC ये एंगल के साथ ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट पोजीशन है, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये दो ऑल्टरनेट पोजीशन से ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दो एंगल और एक साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया हमारा पहला प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी वाला। अब यहां से हम लोग क्या अवेलेबल मिल रहा है ना, कॉन्ग्रुएंट होने से EH इक्वल्स टू CH, EH इक्वल्स टू CH और BH इक्वल्स टू FH। तो उस हिसाब से H BF का भी मिड पॉइंट, C का भी क्या हो गया, मिड पॉइंट। CPCT से ये हम लोग को अवेलेबल मिल गया। सिमिलरली हम अगर दूसरे इधर में ट्रायंगल को देखिए AGE और DGF, ये दो ट्रायंगल भी क्या होंगे, ASA प्रॉपर्टी से प्रूफ हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर मेथड्स में उसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। वहां से हम लोग क्या मिलेगा ना, EG इक्वल्स टू DG और AG इक्वल्स टू FG, G मिड पॉइंट हो जाएगा दोनों साइडों का। तो वो CPCT से हम लोग को अवेलेबल मिल गया। अब ये ट्रायंगल देख लेते हैं CDE ट्रायंगल में FH DE के साथ पैरेलल भी है और F और H दोनों मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं HF इक्वल्स टू हाफ D, HF इक्वल्स टू हाफ D, मिड पॉइंट थ्योरम से अवेलेबल हो गया। अब HF के साथ हाफ D जैसा मिला, तो HF के साथ भी EG भी तो इक्वल हो जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि EG भी तो DE का हाफ ही है, D भी तो मिड पॉइंट था। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, HF इक्वल्स टू हाफ DE इक्वल्स टू EG और HF इक्वल्स टू EG, ये दो। तो देखिए दोनों साइड क्या होंगे, ऑपोजिट साइड इक्वल भी मिल गए, पैरेलल भी मिल गए। सिमिलरली इधर में देखेंगे तो EH FG के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ऑपोजिट साइड्स हम लोग को इक्वल भी मिल गए, पैरेलल भी मिल गए। तो ये एक क्या प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो दूसरा जो पॉइंट था GEHF को क्या दिखाना था, पैरेललोग्राम, वो भी ऐसे करके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, in triangle ABC, D and E are points on side AB such that AD equals to DE equals to EB. Through D and E, lines are drawn parallel to BC, which meet side AC at points F and G respectively. Through F and G, lines are drawn parallel to AB, which meets sides BC at points M and N respectively. Prove that BM equals to MN equals to NC. तो ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, उसमें D और बोल दिया गया था D और E, AB का पॉइंट में आएगा AD, DE और EB।
तो एडी ये वाला लाइन, डी ये वाला लाइन और ईबी ये वाला, ये तीन लाइन क्या है, इक्वल है। अब इसके साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है, डीएफ और ईजी, जो बीसी के साथ क्या है, पैरेलल है। तो तीन पैरेलल लाइन ड्रॉ किए गए हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाना है यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है, एफ से जो लाइन आ रहा है, जी से जो लाइन पैरेलल आ रहा है एबी के साथ, वो एम और एन पॉइंट में टच किया गया है। ये तीनों भी क्या है, इक्वल है। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ कर रहे हैं देख ले ना। इन ट्राइंगल एईजी में डी हमारा मिड पॉइंट है, तो और डी एफ पैरेलल टू ईजी है, मतलब एफ भी हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो एफ इक्वल्स टू एफ जी हो जाता है। और इंटरसेक्ट थ्योरम में कहा जा रहा है कि तीन अगर पैरेलल लाइन रहा, एक ट्रांसवर्सल जो रेशियो में इसको इंटरसेप्ट करेगा, सारे ट्रांसवर्सल्स उसी रेशियो में उसको क्या करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे। मतलब अगर ये तीन इक्वल है, मतलब ये तीन भी क्या होंगे, अपने बीच में इक्वल होंगे। तो वहां से हम लोग कह सकते हैं एफ इक्वल्स टू एफ जी इक्वल्स टू जी सी। अगर एडी के साथ एफ पकड़े तो एडी, ईजी, डी और ईबी अपने बीच में इक्वल थे, तो एफ, एफ जी और जीसी भी अपने बीच में क्या होंगे, इक्वल होंगे, अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम से ऑलरेडी हम लोग को पता चल गया था एफ और एफ जी भी क्या है, इक्वल है, मतलब तीसरा वाला भी उसी रेशियोस में इक्वल ही आएगा ही। अब ये साइड हम लोग को जब मिल गया, तब उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि सी एफ एम इस ट्राइंगल में जी हमारा मिड पॉइंट है, और जी एम और एफ एम पैरेलल है ए बी के साथ मिला के। तो ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, मतलब एन बी क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, सी एन एम एन का। तो सी एन इक्वल्स टू एम एन हम लोग को यहाँ से अवेलेबल मिल गया। और फिर वही बात था कि तीनों क्या थे, पैरेलल थे। तो एक साइड का ट्रांसवर्सल जो रेशियो में डिवाइड करेगा, दूसरा साइड भी क्या होगा, सेम रेशियो में ही डिवाइड होगा। तो एफ, एफ जी और जीसी इक्वल था, तो उस हिसाब से सी एन, एम एन और बी एन भी क्या होगा, अपने पास इक्वल ही आएंगे। तो उस हिसाब से तीनों पैरेलल हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं बी एम इक्वल्स टू एम एन इक्वल्स टू एन सी। यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम से हमने पहला दो हिस्सों को इक्वल दिखाया। फिर इंटरसेप्ट थ्योरम का बात है, अगर एक ही रेशियो आता है तो तीसरा वाला भी क्या होगा, अगर पैरेलल लाइन के पास है तो ट्रांसवर्सल वहां पे रेशियो क्या रखेंगे, हमेशा इक्वल ही रखेंगे। तो ए डी डी ई बी इक्वल था, उसके साथ होने से ए एफ एफ जी जी सी इक्वल हुआ, और ए एफ एफ जी सी एफ जी जी सी इक्वल होने से बी एम एम एन सी एन भी क्या होंगे, अपने बीच में इक्वल ही होंगे। तो ऐसे करके हम लोग को क्या करना है, प्रूफ। चलिए दोस्तों, चले आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है ना, इन ट्राइंगल एबीसी एम इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, एन इज ए मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड डी इज एनी पॉइंट इन बेस बीसी। यूज इंटरसेप्ट थ्योरम टू शो दैट एमएन बाइसेक्ट्स एडी। इंटरसेप्ट थ्योरम क्या था ना, इंटरसेप्ट थ्योरम था कि अगर लाइन, दो लाइन या तीन लाइन पैरेलल है, तो एक ट्रांसवर्सल उसको जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, बाकी सारे ट्रांसवर्सल उसको सेम रेशियोस में डिवाइड करेंगे। मतलब एम एन और बीसी अगर पैरेलल हुआ, और एम और बीएम का रेशियो जो होगा, ए एक्स एक्स डी का रेशियो सेम, ए एन एन सी का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। अगर ये रेशियो इक्वल होता है, मतलब 1:1 होता है, तो दूसरा रेशियोस भी क्या आएंगे, 1:1 ही आएंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। ये था हमारा इंटरसेप्ट थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं देख लीजिए। तो क्या बोला गया था ना, एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। तो एम और एन क्या था ना, मिड पॉइंट था। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं ना, एम इक्वल्स टू बी एम, एन इक्वल्स टू सी एन, ये कह सकते हैं। और क्या कंडीशन था ना, डी इज एनी पॉइंट ऑफ बी सी, यूज इंटरसेप्ट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग को पता है कि मिड पॉइंट ज्वाइनिंग वाला लाइन हमेशा थर्ड साइड के साथ क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं ना, एम एन इक्वल्स टू एम एन पैरेलल बीसी, एम एन पैरेलल बीसी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन लिखा, एम एन पैरेलल बीसी एंड ए एम इक्वल्स टू बी एम। तो एम एन बीसी के साथ पैरेलल हो गया, और ए एम और बी एम इक्वल हो गया। तो इंटरसेप्ट थ्योरम से हम लोग क्या कह सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू एक्स डी, ए एक्स इक्वल्स टू एक्स डी। ये कहां से कह सकते हैं ना, इंटरसेप्ट थ्योरम।
इंटरसेप्ट थ्योरम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या बोला गया था कि दो लाइन अगर पैरेलल हुए तो एक ट्रांसवर्सल जिस रेशियो में आएगा बाकी ट्रांसवर्सल भी सेम रेशियोज में डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे एम और बी सी पैरेलल था, ए एम बी एम के साथ इक्वल था, तो ए एक्स एक्स डी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए एक्स इक्वल्स टू एक्स डी। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ए डी को एम एन क्या कर रहा है ना, बाइसेक्ट्स कर रहा है। तो हमारा प्रूफ हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। Now, if the quadrilateral formed by joining the midpoints of the adjacent sides of quadrilateral ABCD is a rectangle, so that the diagonals AC and BD intersect at the right angles. मतलब हम लोग को एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसका नेम है ABCD। इसके चार मिड पॉइंट से P, Q, R, S और ये एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे बोल दिया गया था adjacent quadrilateral ABCD is a रेक्टेंगल, तो ये हमारा बन गया एक रेक्टेंगल PQRS। अब क्या रहा है, ये जो AC और BD है यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो एंगल क्या बनेंगे, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। ये हम लोग को दिखाना है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो पहला लिख लिए ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है, उसके सारे मिड पॉइंट है PQRS। PQRS के साथ साथ क्या है ना, इज ए रेक्टेंगल एंड BD एंड AC डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। ये जो AC और BD ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा था वो हम लोगों ने पहले बता दिया। अब क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे ले रहे हैं देख लीजिए। यहाँ पे और एक तो पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया है X, जो क्या हो रहा है, PQ लाइन BD को इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे ना, X पॉइंट पे। अब देखते हैं PQ और AC पैरेलल है। बोले क्यों होगा ये पैरेलल ना, मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोगों ने क्या सीखा था कि मिड पॉइंट जॉइनिंग वाला लाइन हमेशा उसके थर्ड साइड के साथ क्या होता है, पैरेलल होता है। मतलब ABC ये जो ट्रायंगल है उसमें P और Q मिड पॉइंट है, तो PQ AC के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। अब PQ AC के साथ पैरेलल होना मतलब यहाँ पे जो दो एंगल बनेंगे, एक एंगल बनेंगे PXO ये वाला एंगल और AOD ये वाला एंगल। तो लाइन दोनों पैरेलल है, मतलब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं PXO इक्वल्स टू AOD। ये एक पॉइंट हम लोग का ये नंबर 1 निकल गया। अब आते हैं दूसरा साइड से, किसको ले रहे हैं ना, RQ पैरेलल BD। RQ पैरेलल BD वही मिड पॉइंट वाला थ्योरी है। क्या है ना, R और Q मिड पॉइंट था, तो RQ ये जो लाइन है वो BD के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो वहां से हम लोग कह सकते हैं RQ पैरेलल BD। देयरफॉर PXO यही वाला एंगल फिर से, और RQX मतलब ये वाला एंगल फिर से। देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये दो एंगल क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो PXO इक्वल्स टू RQX कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये आ गया हमारा नंबर 2 क्राइटेरिया। कंडीशन 2 अवेलेबल होंगे। अब दोनों में देखिए PXO कॉमन है, मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल PXO इक्वल्स टू एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल RQX। अब RQX तो रेक्टेंगल का एंगल है, रेक्टेंगल का इंटीरियर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, हम लोग को पता है। मतलब RQX का वैल्यू क्या होगा, 90 होगा। तो उस हिसाब से PXO, AOD और RQX तीनों का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को AOD 90 डिग्री अवेलेबल हो गया। सिमिलरली AOB, BOC, DOC सभी एंगल क्या आ जाएंगे, 90 डिग्री आ जाएंगे। तो चारों के चारों 90 डिग्री आ गए। तो हम लोग को क्या प्रूव करने के लिए बताया था कि डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल। तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट में हमारा सारे एंगल क्या आ रहे हैं, 90 डिग्री आ रहे हैं। तो कहेंगे डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, हेंस